हेलो गाइस, ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है जिसमें मेरे साथ जाने माने फैकल्टी सौरभ पांडे सर, फाउंडर ऑफ आरोहन एजुकेशन। गुड इवनिंग सर। आज हम सर से कुछ थोड़ी लाइफ रिलेटेड, कुछ प्रोफेशन रिलेटेड, कुछ ऐसी नॉर्मल बातें करेंगे। तो सर आप बताइए, आपका बचपन कैसा रहा? बचपन तो जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और मैक्सिमम मिडिल क्लास में तो सेम स्टोरी ही है। ज़्यादातर लोग स्ट्रगल से निकले तो खैर उस पर ज़्यादा बात क्या करें। अब जैसे मेरी फैमिली में हम 8 भाई बहन थे। फादर मेरे अकाउंट्स ऑफिसर रहे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में। 8 भाई बहन में सबसे छोटा मैं था। तो स्ट्रगल तो सबके साथ ही, मतलब हर दूसरे घर में कहानी आपको इसी तरह सुनने को मिलती है कि हमने बड़े स्ट्रगल से हम आगे बढ़े, ये किया। पर मेरे केस में क्या कि फादर, फैमिली बड़ी जरूर थी, उन्होंने एजुकेशन को हमेशा प्रायोरिटी दी। अब मुझे याद है कि 6 क्लास में जब मैं गया तो जहां मैं रहता हूँ ईस्ट दिल्ली में, वहां से कनॉट प्लेस हमारे यहाँ से लगभग 8 to 9 किलोमीटर पड़ता है। तो मुझे याद है फादर जब हॉस्पिटल जाते थे सुबह अपने ऑफिस के लिए, तो स्कूल मेरा वहां से 1 किलोमीटर पे ही था। तो जाते तो हम साथ में ही थे गवर्नमेंट बस में, और आता था मैं वापसी में तो सरकारी बस से लटक के अपना लौटते थे। भीड़ भी बहुत होती थी बसेज में उस समय पे, कोई ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह फैसिलिटी थी नहीं। तो सबसे बड़ा जो एक गेम चेंजर मैं मानता हूँ मेरी सक्सेस में, स्कूलिंग मेरी अच्छी रही। तो 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक मेरी स्कूलिंग, बंगाली स्कूल था कनॉट प्लेस में, वहां से मेरी एजुकेशन रही। उसके बाद 7th 8th तक तो मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, पढ़ाई की तरफ फोकस भी नहीं था, प्लस कोई बहुत गाइड करने वाला, मोटिवेट करने वाला भी तो नहीं था। स्कूल जाते थे, घर आने के बाद कोई ट्यूशन, इस तरह की चीजें थी नहीं। मैथमेटिक्स वगैरह मेरा बहुत खराब था, क्योंकि मैथमेटिक्स जब तक आपको गाइड नहीं करेगा, सिखाएगा नहीं, आप अच्छा कर नहीं सकते। 7th 8th में बड़ी बुरी स्थिति थी। इंग्लिश अच्छा था, साइंस वगैरह कर लेते थे, मैथ्स नहीं हो पाता था। अब 8 9 के आसपास आते आते धीरे धीरे लेवल बढ़ने लगा, तो टीचर ने बोला भाई मैथ्स में तो ऐसे कैसे काम चलेगा। फादर से बोला कि ये कुछ भी कर ले पर ये मैथ्स नहीं कर पाएंगे। अब फादर से मेरा बड़ा अटैचमेंट रहा, तो उन्होंने बोला मैथ्स नहीं कर पाएंगे। मुझे लगा यार ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। फर्स्ट टाइम मैंने जो बहुत मेहनत की वो हाई स्कूल में की। मैथ्स में मैंने, मतलब पूरी जिंदगी में जितनी मेहनत की होगी, सबसे ज्यादा मेहनत मैथ्स में उस समय की, और बहुत मेहनत, मतलब जितना पढ़ सकता था उतना पढ़ा। मैथ्स में थोड़ा लेवल भी अच्छा हो गया पर नंबर नहीं आए, पर उसको मैंने छोड़ा नहीं, मैं कंटिन्यू करता गया। 11th में करता गया और इंप्रूवमेंट किया। 12th में आते आते मैथ्स का लेवल बहुत अच्छा हो गया था। और मैं शेयर करना चाहता हूँ, मैंने एक आध बार पहले भी कभी बोला, हालांकि इस तरह के चैट वीडियो वगैरह मेरे बहुत कम होंगे, इंटरव्यू वीडियो शायद एक आध कभी होगा, नहीं तो कोई भी मैं करता नहीं। पर आज आपने खैर अपॉर्चुनिटी दी है कि कुछ चीजें शेयर की जाए। तो 12th वगैरह तक आते थे, मैथ्स अच्छा हो गया। मैं जितने साल मैंने पढ़ाया, फिर मैंने मैथ्स जेई वालों को भी पढ़ाया। इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो पेपर जब होता था मैथ्स का, तो साथ में हॉस्टल के जितने बच्चे थे वो मेरे पास ही मैथ्स के लिए कि आप कराओ। और उससे अच्छी बात क्या थी, वो पास भी कर जाते थे। तो एक वो बनता चला गया कि मैथ्स इनका अच्छा है, मैथ्स पढ़ाना शुरू करें। तो टीचिंग तो हालांकि मैं 10th 11th के बाद से कुछ ना कुछ करता आया, उससे पीछा नहीं छूटा, वो फिर जुड़ते चले गए। और मतलब पढ़ाते तो मैं लगातार ही रहा, कभी भी इतने साल में 10th के बाद से कोई साल गैप नहीं रहा जब मैंने नहीं पढ़ाया हो। चाहे किसी दोस्त को पढ़ाया हो, चाहे कोई 2-4 बच्चों को पढ़ाया हो, पर पढ़ाते हमेशा रहे, उससे पीछा नहीं छूटा। तो एजुकेशन को लेकर जो फादर का मेरे एक विजन था, उन्होंने पूरी अपॉर्चुनिटी दी कि सब बच्चे पढ़ें। सिस्टर वगैरह मेरी काफी आगे भी बढ़ी, काफी अच्छी प्रोफाइल पे भी हैं, अच्छी जॉब्स में हैं। और मैं घर में सबसे छोटा। तो जब मैं 12th क्लास में आया, 12th तो बड़ा एक इम्पोर्टेंट वो है कि बोर्ड एग्जाम थे, तो 12th में जब आया तो फादर का रिटायरमेंट था उस साल, थोड़ा सा प्रेशर की बात थी। तो उस समय ट्यूशन वगैरह भी करता था मैं, ट्यूशन वगैरह से भी काम चल जाता था। 12th करने के बाद अब इंजीनियरिंग का मुझे नहीं पता था कि इंजीनियरिंग का कोई एग्जाम है या तैयारी करनी है। साइंस साइड से थे, और साइंस साइड में भी आप सोचो कि ट्यूशन नहीं थी उसमें। फिर मैं बायो और मैथमेटिक्स दोनों था मेरे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री था ही, बायो और मैथ्स भी था। अब मैथ्स तो ठीक ठाक हो गया था, बायो में बड़ी प्रॉब्लम थी। तो हमारे एक सर हैं, उन्होंने बायो के लिए मुझे 2 महीना उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ाया। बायो में भी अच्छे नंबर आ गए थे, क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा डिफिकल्ट हो गया, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। कोई ये भी नहीं बताने वाला कि मैथ्स और बायो दोनों एक साथ मत करो। तो सबसे टफ जो कॉम्बिनेशन हो सकता था उसके साथ मैं आगे बढ़ा। फिर 12th के बाद बीएससी मैथ्स ऑनर्स में डीएवी कॉलेज दिल्ली में मैथ्स ऑनर्स से मैंने जाके एडमिशन ले लिया। तो एक विजय मल्होत्रा हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे, 6 महीने मुश्किल से मैं गया हूँ, 4 या 6 महीने। और बीएससी मैथ्स ऑनर्स में फर्स्ट ईयर में मैथ्स जो अलग तरीके के आते, थ्योरेटिकल टाइप के सब्जेक्ट थे।
अब प्रोफेसर जो थे वो थोड़ा सा उनको लगा कि ये शायद गलत डायरेक्शन में जा रहा है या इसकी अप्रोच कुछ और होनी चाहिए, तो उन्होंने पर्सनली मुझे बुला के बोला कि यार मतलब ये क्यों करना चाह रहे हो, मैथ्स ऑनर्स ठीक है, तुम्हें मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप इंजीनियरिंग की तरफ सोचो, और भी साइंस साइड आपका रहा है बैकग्राउंड, आप ठीक हो इसमें, अच्छा कर लोगे। फिर जो मेरे अंकल लखनऊ में जो फैमिली उनकी रहती है, तो जो कजन ब्रदर हैं वो ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर रहे थे सिक्किम से, तो उन्होंने मुझे बताया यार ये तो गलत लाइन में जा रहे हो, तुम इंजीनियरिंग की तैयारी क्यों नहीं कर रहे। मतलब आपका कोई टारगेट नहीं था कि नहीं, इंजीनियरिंग मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। तो जो कजन ब्रदर ऑलरेडी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले चुके थे सिक्किम में, उन्होंने मुझे गाइड किया। जी सर। तो फिर चाची जी उन्होंने कहा कि मतलब क्या कर रहे हो तुम, अपनी लाइफ को किस ट्रैक पर ले जा रहे हो, इंजीनियरिंग की तैयारी करो। तो मैं दिल्ली से लखनऊ चला गया, यहाँ जो इंस्टीट्यूट होते थे उनकी फीस बहुत ज्यादा होती थी। जी सर। तो फिर जो भी ट्यूशन वगैरह पढ़ा के, कुछ फैमिली से भी सपोर्ट मिला, कुछ मैंने अपना इकट्ठा किया, तो लखनऊ में जाके मैंने कोचिंग की IIT JEE के लिए। अच्छा सर, ऐसा सुनने में आया है कि आप बहुत जल्दी सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट मतलब मैं इसमें कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट की बात नहीं मानता, ये तो आपको अपनी स्किल कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते ही रहना चाहिए, और बाई गॉड ग्रेस मतलब मैं जो करता गया उसमें भगवान का सपोर्ट भी बहुत रहा। अब पढ़ाने की स्किल थी, पढ़ाते गए, लोगों को पसंद आया, बच्चे अच्छा करते गए, तो उन्होंने ही मुझे बता दिया कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे क्या पता था। तो और आपकी इंजीनियरिंग लाइफ कैसी रही? इंजीनियरिंग लाइफ बहुत अच्छी रही, जैसा कि लगभग इंजीनियरिंग में सभी लोगों के साथ कॉमन है, यारी दोस्ती बहुत ज्यादा, मतलब पूरा कॉलेज ही दोस्त था, और मतलब मुझे कहने में कोई वो बात नहीं, लड़ाई झगड़ा बहुत होता था, मतलब मेरा एक अलग ही एक ग्रुप बना हुआ था। पर एक चीज ये जरूर होती थी कि जब भी एग्जाम होते थे 10 दिन में किसी को नहीं मिलता था। अगर कॉलेज के मेरे दोस्त भी देखेंगे वीडियो बाद में तो बताएंगे कि कॉलेज के लास्ट के 10 दिन ही कैसा पड़ता था। जो मेरे रूममेट रहे होंगे, हम 6 रूममेट थे। तो आपने अभी बोला कि आप पढ़ाते भी थे, तो 10 दिन में वो आप ग्रुप स्टडी होती थी कि अकेले आप? नहीं, मुझे याद है इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर होते हैं ना, 4 साल में 8 सेमेस्टर। शुरू के 5 सेमेस्टर का मेरा रिकॉर्ड था, मैंने कोई पेपर शो कर नहीं दिया था। मेरा रूममेट अगर कोई भी वीडियो देखेगा तो वो बताएगा, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं अगर मुझे पेपर देना, मैं बैठा हूँ आराम से, और ऐसे ही बैठे बैठे पूरी रात निकल जाती थी। अगले दिन जब मैं पेपर देता था, पेपर देकर आने के बाद सोता था। नहीं, तो ये तो इंजीनियर की पहचान है। मतलब ये मेरा 5 साल, जो 5 सेमेस्टर स्टार्टिंग के हैं, हर पेपर का रिकॉर्ड यही था, और लोग बड़ा शॉक्ड रहते थे कि ये तो लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, यारी दोस्ती इनकी पूरे कॉलेज में है, टीचर भी इनको मानते भी हैं। टीचर मानते थे इसलिए कि ये पढ़ने में ठीक है। भाई जब मैं मान लो कॉलेज में गया तो इंजीनियरिंग कॉलेज रैंक निकालने के बाद ही एडमिशन मिला था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच थी मेरी। तो टीचर मानते भी थे, जैसे मैथमेटिक्स वगैरह में हमारे टीचर बड़े अच्छे थे, वो 2-3 क्लास में उनको अंदाजा लग गया था कि ये तो मतलब पढ़ा रहा हूँ, तरह से मुस्कुरा रहा है, इसको मैथ्स पता है। और सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है तो बच्चे जो सब इसी के पास पहुंच जाते हैं मैथ्स पढ़ने के लिए, क्योंकि JEE का मैथ्स पढ़ाया हुआ, तो इंजीनियरिंग के मैथ्स में कोई दम ही नहीं है, सिंपल था, कैलकुलस वगैरह तो टिप्स पर होते थे, मैट्रिसेस वगैरह आते थे वहां पर। तो इस तरह से एक मतलब फिर इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग के बाद एक कोचिंग में वीकेंड बैच वगैरह ज्वाइन किया, फिर समझ आया कि इंजीनियरिंग मतलब मैं बड़ा एंजॉय नहीं कर रहा था। फाइनल ईयर तक आते आते एक प्राइवेट कंपनी थी IT की, गुड़गांव बेस्ड। जी सर। किस्मत भी ऐसी रही कि मतलब नोन इतने ज्यादा लोग जानने वाले थे हर जगह कि जब मैं वहां पे इंटरव्यू देने गया, और जो इंटरव्यू ले रहा था वो मेरे स्कूल का सीनियर था, मेरे से 2 साल। तो वो मेरे से, अब मैं खैर पर्सनली कह सकता हूँ, मैं नाम तो नहीं बोलूंगा, तो उसने मेरे से कहा कि सौरभ करना है तो इसमें कर लो, पर IT की जॉब है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन तुम्हारा ब्रांच है, और इंटरव्यू क्या करना है वैसी मतलब नॉर्मल बात यार दोस्ती की तरह हो गई। स्कूल टाइम को सीनियर थे, बातचीत से पता सारा कुछ क्लियर हो गया। तो उन्होंने मेरे से कहा कि IT कंपनी है, कंप्यूटर पे ये सब काम है, और सबसे ज्यादा मुझे जो प्रॉब्लम थी, कंप्यूटर में यूज ही नहीं करना चाहता। आज भी बड़ी मुश्किल है, मतलब मुझे क्लास वास लेनी हो, ठीक है टेक्नोलॉजी में यूज टू हो गए, पर मुझे कोई कोडिंग वोडिंग जैसी चीज कहे, IT का काम कर, मैं नहीं कर सकता। मुझे बड़ा बोरिंग सा लगता था, मतलब कुछ था नहीं उसमें, कोई डायनेमिक टाइप का मुझे नहीं फील होता था, जो मेरी समझ थी उसको लेकर। हालांकि मैं IT कंप्यूटर को जानता नहीं ज्यादा, मैंने उसकी कोई पढ़ाई भी नहीं करी, और मुझे पर वो बड़ा बोरिंग सा लगता था कि मैं 9 to 5 जॉब नहीं कर सकता ऐसे बैठ के सिस्टम के ऊपर, मेरे से नहीं होगा। कोऑपरेटिव जॉब नहीं है। हाँ, तो उसने मेरे से, जब सीनियर ने बताया कि यार जॉब ये वाली है, ये काम करना है, जॉब वो अच्छा बता रहा था, पैकेज भी ठीक था, पर मैंने कहा यार मेरे से IT का काम नहीं हो पाएगा, मैं कुछ पहले ही मना कर दिया आपने? नहीं किया, मैंने ज्वाइन ही नहीं किया, मैं गया नहीं दोबारा। फिर चंडीगढ़ जोन का एक बार एग्जाम था रेलवे का, उसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी थी, वो क्वालिफाई हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए तो मैंने पूछा भाई इसमें सैलरी वैलरी क्या होती है, तो उन्होंने मुझे उस समय कुछ 42-43 के आसपास कुछ बोला था। मतलब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई किए? स्टार्टिंग में बिल्कुल शुरू में। जी सर। पर उस समय फिर 2 चीजें चल रही थी कि मैं जिस इंस्टीट्यूट में पहले पढ़ाता था, टीचिंग में शुरू कर चुका था। जी सर।
और जो मेरी सैलरी रेलवे में वो बता रहे थे, मुझे उससे 3 टाइम्स मेरी सैलरी थी। 2 और 3 टाइम्स लगभग मैं अर्न कर रहा था और फीडबैक अच्छे मिल रहे थे, परफॉर्म में अच्छा कर रहा था। एक अलग ही फील्ड थी टीचिंग की, प्लस सिविल की तैयारी मैं कर रहा था उस समय। पर मुझे ये लग गया कि मतलब सिविल सेक्शन वाले जॉब में भी जो मैं सोच रहा हूँ वो भी मेरा मतलब मेरे लिए नहीं बना हुआ। मुझे ये चीज समझ आ गई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया, फिर मैंने उसको नहीं किया, क्योंकि अब जहां से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी कि 12th में फादर रिटायर हो गए, बड़ी फैमिली है, या मुझे अपने खुद को सपोर्ट भी करना है, कहीं ना कहीं फैमिली को भी बैकएंड पे सपोर्ट करना ही है। तो मनी एक मैटर था। मैं बिल्कुल मनी को हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं बोलता भी हूँ यूथ को भी मनी को हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो मेरे लिए मनी उस समय बहुत जरूरी थी और मेरे मतलब जो रेलवे में चला जाता मैं उससे शायद मुश्किल होती बहुत चीजों को मैनेज करने में। तो मुझे उस समय मुझे पता था कि मेरे लिए वहां पर मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उस चीज को चूज किया। सिविल्स की तैयारी करते रहे, सिविल्स लकीली फाइनल नहीं हो पाया क्योंकि मैं जॉब से ब्रेक नहीं ले सकता था। जी सर। मैं जॉब कर भी रहा था तो मैं जॉब से ब्रेक नहीं कर सकता था, लगातार मैं अपने काम में बिजी था, तो उसके साथ साथ तैयारी कर रहा था मैं। लेवल अच्छा हो गया सब कुछ जानते हुए भी, पर मुझे कभी ऐसा नहीं मौका मिला कि मैं तैयारी फिर एक बार आने के बाद 3 महीने पूरा ब्रेक लेके तैयारी कर लूं। वो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिल पाई। जबकि मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि अगर आप जॉब में भी हो, सिविल्स आप दे रहे हो, तो लास्ट का 2 महीना आपको पूरा ब्रेक करना पड़ेगा, चाहे कितने ही ब्रिलियंट हो। तो मैं हालांकि किसी पे नहीं, वो सबके सर्कमस्टांसेस अलग हैं। मेरे केस में मनी उस समय मैटर कर रहा था, सर्वाइवल जरूरी था। आप एक गैप से उठे हैं तो आपको उस गैप को कवर करने में टाइम देना पड़ता है, वो मेरी अपनी चॉइस थी। जी सर। उसके लिए किसी की बात नहीं, मेरा अपना मानना था उसको लेकर। जी सर। जैसे सर सबकी लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, कभी ऐसा लगा आपको कि यहाँ से सब कुछ खत्म है, अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी आपने पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़े, ऐसा कोई कंडीशन बना लाइफ में? निगेटिव तो देखो आने का चांस इसलिए नहीं था कि इतना बेसिक से शुरू हुए हैं, पीछे जाने का क्या स्कोप है, मतलब कहाँ पीछे जाएंगे? पीछे ऐसा क्या था कि मैं खो दूंगा? भाई एक आदमी एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है, साइंस साइड का उसको नहीं पता। मैं तो क्रिकेट खेलता था 7th 8th 10th तक, पूरे दिन क्रिकेट खेलता था, कोई डायरेक्शन ही नहीं थी ना। आपको बहुत सारी चीजें दिखा दी जाए सामने, तब आपको लगता है मैं ये ना खो दूं, ये ना खो दूं। जब कुछ है ही नहीं पीछे तो खोता मैं क्या? मैं तो 8th क्लास में अगर 7/2 + 7 लिखा हो, मैं 7 से 7 काट के 1/2 आंसर लिखता था। ये मेरा 7th क्लास का मैथ्स का लेवल है, मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ। तो ऐसा मैं क्या खो देता, मेरे पास कुछ था ही नहीं खोने का। हाई स्कूल में जब गए पहली बार, भाई मैडम ने जो बोला कि मैथ्स नहीं कर पाएगा, तो जुनून आ गया, मैथ्स कैसे नहीं कर पाऊंगा मैं, मैथ्स की अच्छा हो गया। देखो मेरा एक मानना है बहुत सिंपल सा, अगर हम एक इंसान के रूप में पैदा हुए, भाई हम कुछ और भी तो बन सकते थे, इतनी सारी स्पीसीज है, हम ह्यूमन ही क्यों बने? तो अगर आपको ह्यूमन लाइफ मिली है तो उसका कोई पर्पस है, वो मीनिंगलेस तो नहीं है। जी सर। किसी को मीनिंग जल्दी समझ आता है, किसी को बात समझ आता है, वो वेस्ट करने के लिए तो नहीं है। कई यूथ को मैं देखता हूँ डिप्रेस हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, नर्वस हो रहा है। ऐसा क्या तुमसे लाइफ में कोई छीन ले रहा है, या तुमको क्या ऐसा मिल जाता कि तुम इतना निगेटिव हो रहे हो? आज की जनरेशन में ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब ऐसा कोई रीजन मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैं इस तरह सोचता भी नहीं कभी। जी सर। मैं नेगेटिव पॉइंट इसलिए नहीं सोचता क्योंकि मैंने इतना स्ट्रगल किया हुआ है। मैं 11th में जब था तो होम ट्यूशन पढ़ाने जाता था। जी सर। मेरे घर से 6 किलोमीटर 4 किलोमीटर भी थे लगभग, 2 ट्यूशन थे। एक मुझे 150 रुपीज पर आवर मिलते थे, एक जगह 130 रुपीज पर आवर मिलते थे। 280 रुपीज 2 घंटे पढ़ाने के। वीक में 2-3 दिन शायद क्लास होती थी, महीने में 14-15 दिन होते थे। जी सर। मेरा खर्चा चल जाता था, मैं तो खुश था। महीने का मेरा खर्चा चल जा रहा है, मैं अपना पढ़ाई कर पा रहा हूँ, बुक्स ला पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार बड़ी प्रॉब्लम हुई, फिजिक्स की एक बुक आती थी प्रदीप करके। जी सर। अब ट्यूशन थी नहीं, उसी बुक पे हम डिपेंड रहते थे। फिजिक्स बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट था 11th-12th में, और 500 रुपीज बड़ी मुश्किल से मैंने फादर से लिए। मतलब बड़ा गिल्टी फीलिंग आ जाती थी, फादर से पता नहीं उनके पास होंगे नहीं होंगे, कैसे कह पाए। अब उन्होंने मुझे 500 रुपीज दे दिए, मैं रख के सो गया कि चलो शाम को जाऊंगा और मैं बुक ले आऊंगा। पैसे चोरी हो गए, पता नहीं कैसे हुए, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मिले। अब वो पैसे चोरी हो गए, प्रदीप मैं नहीं खरीद पाया। किसी तरह से एनसीईआरटी से पढ़ पढ़ा के फिजिक्स में पास हुए। इसी तरह से एक बार एक टुगेदर की बुक आती थी मैथमेटिक्स की, स्कूल में बड़ी मुश्किल से 200 रुपए की किताब थी, वो रखी, वो चोरी हो गई, क्लास में ही चोरी हो गई। इतनी भी मतलब वो नहीं थी कि दोबारा हम उस किताब को खरीद पाते। कई बार बच्चे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर हम बड़े पुअर बैकग्राउंड से हैं या हमारी सब स्थिति अच्छी नहीं है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि देखो स्कोप, रास्ते हमेशा हैं लाइफ में, कभी ऐसा नहीं होता कि सारे रास्ते बंद हो जाएं। जी सर। पर क्या हम उस डायरेक्शन को सोच भी रहे हैं? क्या ट्यूशन पढ़ाने में आपको कोई शर्मिंदगी महसूस हो रही है? हर किसी को अपने बच्चे के लिए अच्छा टीचर चाहिए, पर कोई अपने बच्चे को टीचर बनाना नहीं चाहता। सबको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, साइंटिस्ट बनाना है। बच्चे के लिए अच्छा टीचर चाहिए, कुछ भी पे करने को तैयार है, पर अपने बच्चे को टीचर नहीं बनाना किसी को। तो हिपोक्रेसी की भी तो बात है ना, कि हम क्या, हमें चाहिए क्या और हम खुद सोसाइटी में क्या कर रहे हैं।
तो मैं तो नेगेटिव मतलब कभी रहा ही नहीं भाई। जो बच्चा बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहा है, फिर इंजीनियरिंग कर लिया, इंजीनियरिंग में 4 साल में अच्छा परफॉर्म करके पास कर गया, फिर वो टीचिंग में आया। टीचिंग में देखो मैं तो कहता हूं कि मैं, बच्चे कई बार बोलते हैं कि सर आप तो इतना नेम हो गया, फेम हो गया, मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया। मुझे लोग बोलते हैं सर आप कोई शो ऑफ में नहीं पढ़ते, कोई बड़ी गाड़ियां, ज्यादा चमकीली चीजें, मुझे पसंद ही नहीं है। मतलब मुझे आप फ्री छोड़ दोगे, मुझे 2 घंटे पढ़ना बड़ा पसंद है, या कुछ मैं कंटेंट बना दूं, कुछ मैटर बनाऊं जो बच्चों को मैं दे पाऊं और एग्जाम में हेल्प कर जाए। मुझे कोई शौक नहीं है मॉल घूमने का, शादी ब्याह आप पर्सनली जानते हुए मैं अटेंड ही नहीं करता। बहुत क्लोज ना हो मैं नहीं जाता, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। सबसे वैल्यूएबल चीज जो मैं मानता हूँ लाइफ में टाइम है। टाइम आपको किसी के लिए भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी हो उसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। अब कई लोग डिप्रेस हैं, नर्वस, कितना टाइम बर्बाद कर देते हैं किन चीजों में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स, आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, और जो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा उसके पीछे भाग रहे हो, जान लगाए पड़े हैं, जीवन बर्बाद करने को उतारे हो, क्यों कर रहे हैं? आपके पेरेंट्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको रिस्पेक्ट करिए। दूसरी बात, हर व्यक्ति का अंतर्मन सब जानता है। आप अच्छे लोगों के लिए दुनिया में ढूंढ रहे हो, दुनिया में अच्छे लोग मिले मुझे, आपसे अच्छा कोई नहीं है, पर कम से कम 10 मिनट अपने आप को समय तो दिया करो। पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, जेलसी है, नाराजगी है, गुस्सा है लोगों में, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। आप लाइट बंद करके बैठ जाओ, 10 मिनट अपने आप से बातें किया करो, आपसे अच्छा इंसान आपको कोई नहीं मिलेगा। और हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव रहोगे, निगेटिविटी कुछ है ही नहीं। जिसने आपको भेजा है उसने पूरा इंतजाम करके भेजा है आपका, कोई निगेटिविटी की बात नहीं है। और सौरभ पांडे अगर अच्छे टीचर है, कुछ बनाया तो मेरे स्टूडेंट ने बनाया है। कुछ भी मतलब यार, अगर मैं कारपेंटर होता तो मैं लकड़ी काम कर रहा होता, ड्राइवर होता ड्राइविंग कर रहा होता, टीचर हूं ये मेरा एक काम है, मैं ये कर रहा हूं। इसमें मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती कि कोई गॉड ऑफ जीएस बता दे या मुझे कोई बड़ा वेटरन बता, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही लोग आए, ऐसे चले जाएंगे। सिंपल बात है, जो आपका काम है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, छोटा बड़ा कुछ भी, आप उस काम के प्रति पैशनेट है कि नहीं, आप उस काम को एंजॉय करते हो कि नहीं। आज भी अगर आप लाइट, ये कैमरा बोर्ड सब ऑन कर दोगे, मैं क्लास शुरू करने के बाद मुझे नहीं पता रहता दुनिया में क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं मतलब। मैं और मेरे स्टूडेंट, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, कौन क्या कहता है। मैं सेम टी शर्ट 6 दिन पहन के पढ़ा रहा हूं, मुझे वो भी नहीं याद है, मैं ध्यान भी नहीं देता उस पर। मुझे सिर्फ मतलब है मैं क्या पढ़ा रहा हूं, एक एक पॉइंट पे मेरा ध्यान है, बच्चा क्या कह रहा है और ये चीज उसके एग्जाम से कितनी कोरिलेट करने वाली है। इसके अलावा तीसरा थॉट मेरे दिमाग में आज तक नहीं आया। 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, अगर मैं बोर हो रहा होता तो शायद मैं टीचिंग छोड़ चुका होता। 12 साल में कम से कम 6 लाख बच्चे पढ़ा दिए, तो बोरियत तो होनी चाहिए थी, मुझे नहीं होती। आज भी बैच मिलता है, मैं हर बैच को ज्यादा पढ़ाना चाहता हूँ, ये भी बता दूं, क्या पता कौन सी लाइन आ जाए। कई बार ब्रैकेट में कुछ लिख रहे होते हैं, लगता है यार ये लिखें कि ना लिखे, जरूरत है क्या इसकी, फिर लगता है कि यही आ गया तो हर लाइन इंपॉर्टेंट है, फिर वो भी लिखते हैं दोबारा से, चाहे दिन में 10 बार लिखना पड़े। तो वो मोटिवेशन, किसी भी काम में अगर आपको मोटिवेशन है, अंदर से आपको लग रहा है मुझे ये काम करना है, तो जुनून होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने काम में पैशनेट नहीं है तो मत करिए, जिसमें आप पैशनेट है वो करिए, और जो काम आपका अंतर्मन कह रहा है करने को वही करना चाहिए। किसी और के कहने से कोई काम चूज मत करो। कोई और आपको बताएगा आप क्या करने के लिए बने हो, वो सही अप्रोच नहीं है। आपका खुद का मन बताए कि आप क्या करने के लिए बने हो, वो करो, उसमें आप बेहतर करोगे, क्योंकि वो चीज आपको कॉन्फिडेंस देगी। तो सर आपको ये आरोहम एजुकेशन का आइडिया कब आया? आरोहण का तो देखो ये बच्चों की देन है जी सर, ये सब स्टूडेंट का किया जा रहा है, मेरा इसमें कोई वो नहीं। मैंने 13 साल, जैसे मान लो रेगुलर टीचिंग की, अगर मैं प्रोफेशनल टीचिंग की बात करूं तो 13 ईयर्स हो गए अराउंड। 9 ईयर्स मैंने एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, पुराने सब बच्चों को पता है। वहां पे इंजीनियरिंग सर्विसेज और कभी कभी स्टेट एग्जाम के बैच आते थे, एजेई, और उनका एक सिविल सर्विसेज का इंस्टीट्यूट था, कुछ समय वहां पढ़ाया, जब तक मैं अगले इंस्टीट्यूट में गया। मतलब एक इंस्टीट्यूट था जिसके 2 वेंचर थे, उनमें पढ़ाया था। फिर ऑनलाइन में जब आया तो ऑनलाइन में पिछली जो कंपनी थी उसमें 4 ईयर्स वर्क किया मैंने, तो 13 ईयर में 2 ही कंपनी के साथ वर्क किया। अब प्रॉब्लम क्या थी, बच्चों की डिमांड होती थी, उनकी एक्सपेक्टेशन मेरे से बहुत हाई रही है कि सर ये भी कराओ, ये भी कराओ। तो वो जब तक आपका अपना फ्रीडम नहीं होगा आप नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ बाउंडेशन हमेशा रहेंगे। अब आप मान लो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, कोई बच्चा कह रहा है सर ये कॉपी दे दो, तो अगर मैं कोई दूसरे नोट्स दे भी दूं तो ऑब्वियस सी बात है, इंस्टीट्यूट के अपने कुछ नियम कायदे होते हैं, आप उससे बाउंड हो। तो जो मैं पूरा फ्रीडम के साथ एक काम करना चाह रहा था, तो बच्चों ने कहा सर ये भी कराओ, हमें ये भी पढ़ना है, वो भी करना है। तो मैंने कहा ठीक है, आरोहण शुरू कर देते हैं। आरोहण मैंने प्लेटफॉर्म जब बनाया था, उसमें बच्चों को मैं फ्री क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, इस तरह की चीजें देता था। मतलब इसका भी श्रेय आप बच्चों को ही देंगे? मेरा कोई इसमें क्रेडिट मैं क्या, मैंने क्या किया इसमें, अगर ये नहीं चाहते तो मैं क्यों करता जी। तो वो जो मैं बैचेस लेता था, कई बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते या वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं उनसे कैसे कनेक्ट रहूं। तो आरोहण का मोटिव ये था कि उनको कंटेंट डिलीवर कर पाऊं मैं। यूट्यूब चैनल भी बना था, शुरू में काफी एक्टिव रहा मैं, पर अगर आप मेरे से 12-13 साल पूछोगे आपने क्या किया है, मैंने बस टीचिंग ही की है, कुछ नहीं किया मैंने।
और कई बार मैं चाहता भी था कि मैं फ्री कंटेंट में और काम कर दूं यूट्यूब पे, हालांकि मैंने कई वीडियो डाले, बीच में काफी रेगुलर क्लासेस हुई, अभी भी जब टाइम मिलता है क्लास चलती रहती है। पर इतना ज्यादा ओवर ऑक्यूपाइड कि आप मैनेजमेंट का भी काम करो, आप कंटेंट भी बनाओ, क्लास भी लो, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है कई बार। और अलग अलग एरिया के बच्चे हैं, कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज दे रहा है, कोई सिविल्स दे रहा है, कोई स्टेट पीसीएस दे रहा है, तो हर किसी की डिमांड है हमारे मतलब के लेक्चर आए। जी सर। तो एक टीचर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है फुलफिल करना, पर मैं कोशिश जरूर करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कैटर कर पाऊं। तो फिर मुझे लगा कि टीम वर्क है, तो आरोहन एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज मैनर में बन जाएगा। उसकी वेबसाइट भी है, फ्री कंटेंट बहुत सारे डाल दिए, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ गए। उसके अलावा हमने आरोहन की एक ऐप बनाई, उस पर वीडियो लेक्चर भी आ गए, और टीम एक पूरी बन गई। अब टीम है तो टीम के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, कॉस्टिंग का पॉइंट होता है। हमेशा मेरे मन में एक बात होती थी कि भाई बच्चा वैसे ही परेशान है, जॉब नहीं है, अफोर्डेबल होना चाहिए। जी सर। अब उसमें एक पॉइंट क्या है कि मैंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा अफोर्डेबल रखी जाए चीजों को, सिंगल सब्जेक्ट वाइज भी ओपन कर दिया, जो बच्चों की डिमांड थी गूगल फॉर्म वगैरह में जो उन्होंने बताया मैं सब ओपन कर दिया इसमें। अब उसमें ही बच्चों के पॉइंट थे, सर फीस और कम होनी चाहिए, या ये अमाउंट रखें, या ये कम करें। एक पॉइंट क्या आता तो इंक्लूडिंग जीएसटी रखना पड़ता है, इंक्लूडिंग बिना जीएसटी के आप कुछ कर ही नहीं सकते। और टीम है बैकएंड पे, टीम की कॉस्टिंग है, सेटअप आपने बनाया, सेटअप की कॉस्टिंग है। तो थोड़ा सा मुझे लगता था कि अगर इसमें टैक्सेशन वगैरह चेक करना ही पड़ता तो हम और अफोर्डेबल कर सकते थे, और अफोर्डेबल कर सकते तो भविष्य में कोशिश करेंगे कि और बेटर कर पाए। अभी तो अपने लेवल पे हम जितना फ्री कंटेंट कर सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर कर सकते हैं, पूरी कोशिश है कि बच्चों को कम से कम जहां तक हम पॉसिबल है दे पाए, और आगे के लिए कोशिश जारी रहेगी। तो आरोहन के लिए तो बच्चों ने ही सारा क्रेडिट जाता है, उन्होंने ही आरोहन को इतने कम टाइम में उठा दिया। जी सर। कि 7,000 ऐप डाउनलोड हो रहे हैं या 22-23 एडमिशन, सब बच्चों को क्रेडिट जाता है। और सबसे बड़ी एक बात है कि एक ऑनलाइन ऑफलाइन जो कंसेप्ट चल रहा था, ऑनलाइन में टीचिंग कहीं कहीं लैग कर रही थी, अच्छी टीचिंग नहीं मिल रही थी। जी सर। और सिंसियर टीचिंग नहीं हो रही थी, मतलब मोटिवेशन चल रहा है तो मोटिवेशन ही चल रहा है, मोटिवेशन का सिलेबस खत्म हो जा रहा है, एग्जाम का सिलेबस पूरा ही नहीं हो रहा। और कई लोग जो चीजें कर रहे हैं वो एग्जाम के लिए सफिशिएंट नहीं है। बच्चा 2 पेपर दे के आ रहा है, उसे पता चल रहा है कि ये तो बेवकूफ बन गया मैं। जी सर। तो सिंसियर टीचिंग नहीं मिल रही थी, जहां पर एक लैग था। और ये भी था कि जो भाई जेन्युइन टीचर हो, जो बच्चों की डिमांड थी कि आप यूट्यूब पे ज्यादा कराएं, या जेन्युइन टीचिंग हो, ऑनलाइन टीचिंग हो। हम नहीं दिल्ली में छोटे छोटे कमरों में रह के पढ़ना चाहते, रेंट खराब करना चाहते, रेंट का खर्चा आता है, खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं मिल पाती। ऑनलाइन बहुत अच्छा माध्यम है, और ऑनलाइन में अच्छे टीचर आपको मिले, उससे कन्वीनियंट नहीं हो सकता। मैंने ऑफलाइन भी देखा, ऑनलाइन में देखा। ऑफलाइन में तो बारिश हो गई, रोड पे वाटर लॉगिंग हो गई, क्लास बंद हो गई, आप नहीं जा सकते। ऑनलाइन में तो वीडियो जितनी मर्जी बार देखो, रिकॉर्डिंग पूछो, टीचर आपसे हर जगह कनेक्टेड है। शायद ही कोई बच्चा हो जिसके चैट का मैंने आज तक रिप्लाई ना किया पिछले 13 साल में। पर बहुत बड़ा क्राउड, इक्का दुक्का छूट सकते हैं, उसके लिए मैं भाई सॉरी फील करता हूं कि मान लो मैं नजर ही नहीं पड़ी कमेंट किसने क्या पूछा, पर मैक्सिमम 90% तो हर बच्चे को क्वेरी रिप्लाई मिलता ही है। पर सर आजकल के टीचर लोग तो पढ़ाने से ज्यादा मोटिवेशनल स्पीच देने में लगे हुए हैं। दोनों तरह के हैं, ऐसा नहीं है। सिंसियर टीचर भी काफी हैं, पर वो है बात है कि बच्चा उनसे कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं। क्योंकि सिंसियर टीचर जो होगा, देखो वो शोबाजी नहीं करेगा, फालतू की बातें नहीं करेगा, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको बोरिंग लगे लेक्चर। जी सर। और उसकी हर लाइन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगी, जब आप पेपर देंगे आपको पता चलेगा उसने क्या पढ़ाया। और मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कभी किसी का ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होना चाहिए, मेरा भी नहीं, किसी का भी नहीं। आप एक सब्जेक्ट पढ़ें, प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं, 70-80% क्वेश्चन बन रहे हैं, टीचर ने अच्छा पढ़ाया, नहीं बन रहे हैं तो कितना भी नामी हो वो आपके लिए तो वर्क नहीं कर पाई बात। तो कितना भी नामी हो, कितना भी नेम फेम हो, आपके लिए तो नहीं सुटेबल रहा है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ और किसी बच्चे के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बने तो उसके लिए सौरभ पांडे अच्छे कैसे हो गए, उसको तो मैं हेल्प नहीं कर पाया ना। बहुत जेन्युइन सी बात है। तो सर आरोहन तो जो तरक्की कर रहा है उसका श्रेय भी आप स्टूडेंट वो सब स्टूडेंट का ही किया धरा, मेरा इसमें कोई रूल नहीं है। मैं सिर्फ टीचर ही रहा हूँ, बस मैं पढ़ा रहा हूँ। एक माध्यम मैंने जो मेरी कैपेसिटी थी मैंने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया कि भाई लोग आए पढ़ाएं। अच्छे टीचर भी जुड़े हुए, काफी अच्छे टीचर जुड़े हुए हैं, और वो टीचर जुड़े हैं जो पूरे डेडिकेशन से पढ़ाते हैं। जी सर। बहुत जेन्युइन टीचर जुड़े हुए आरोहन पर, तो उनके सपोर्ट से हो पा रहा है, और बच्चों का तो खैर पूरा सपोर्ट है ही। जी सर। तो सर अब थोड़ा लाइट क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ। आपकी कोई पर्सनल मतलब फेवरेट मूवी? परिचय, जितेंद्र की पुरानी मूवी परिचय, ये बहुत पहले से पसंद है मुझे। जी सर। तो मतलब आप मूवी भी देखने का शौक नहीं, रखते देखता हैं? नहीं हूँ मैं मूवी, मैंने बहुत कम, मतलब हॉल में तो आज तक मैं लाइफ में 3-4 मूवी देखी है बस। उसमें भी एक शादी के पहले देखी होगी, 2 शादी के बाद देखी होंगी। और अच्छा सर, कोई ऐसा लाइफ का कोई किस्सा जो आज भी आप अगर आपको याद आता है तो आप खुश हो जाते हैं, या कुछ ऐसा कोई चीज जो थोड़ा बच्चों को भी मोटिवेट करे? और आजकल की जनरेशन जो मैं देख रहा हूँ वो बहुत जल्दी निगेटिव हो जाती है, निगेटिव और डिप्रेशन की तरफ जाने लगती है। एम्बिशन बहुत पाल ली है, वो पता नहीं लाइफ में क्या कुछ अचीव करना चाहते हैं, उस चीज को इतना दिमाग में बैठा लेते हैं,
और वो चीज उतनी चमकदार है भी नहीं जितना लोग अपने आप ही समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जॉब की बात करें कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बच्चा बिल्कुल डेस्परेट है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और जब वो उस जॉब में जाएगा ना उसको 2 साल बाद रियलाइज होगा मैं इसके लिए पागल हुआ जा रहा था, मतलब इस चीज के पीछे मैं इतना दीवाना हो गया था कि जॉब नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, नॉर्मल सी जॉब है, और क्या पता उसको कुछ टाइम बाद सैचुरेशन आने लगे उसको। जी सर। पर कोचिंग वाले लोगों ने या कई लोगों ने जो मार्केटिंग का एक एडवर्टाइजमेंट हर सेक्टर में जो इतनी बार दिन में वो चीज रिपीट की जाती है, आपको लगता है कि ये नहीं मिला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे लक्स साबुन, जी सर। कि अगर मैं लक्स साबुन से नहीं नहाऊंगा तो पता नहीं क्या जिंदगी में कमी रह जाएगी, और वो 4 बार लक्स साबुन से नहा ले उसको कुछ स्पेशल फील नहीं हो रहा, नॉर्मल ही है। उसी तरह से गवर्नमेंट जॉब है, उसी तरह से रिलेशनशिप है। आजकल मेरे स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम है ना, जी सर। पेरेंट्स की एम्बिशन बहुत ज्यादा है, पेरेंट्स की कम भी है तो खुद की एम्बिशन बहुत ज्यादा है, जॉब के लिए नहीं परेशान है तो किसी और रिलेशनशिप में परेशान है। सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है आपका माइंड, और सबसे वैल्यूएबल चीज है आपका टाइम। स्ट्रॉन्ग माइंड और टाइम की वैल्यू समझना, 2 चीजें अगर आप समझ गए तो आप लाइफ में कुछ भी करेंगे अच्छा करेंगे, और जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो उसके लिए पैशन होना। पर इंसान का जन्म आपको वेस्ट करने के लिए तो नहीं मिला। इस लाइफ को आप, क्योंकि मान लो जैसे किसी बहुत बड़े व्यक्ति से पूछा गया है, बहुत बड़े इन्वेस्टर है, नाम तो मैं नहीं बोल रहा हूं, बहुत बड़ा इन्वेस्टर, तो उससे पूछा गया कि आपको क्या लगता है इन्वेस्टमेंट का सही टाइम क्या था। वो 30 के बाद उसने शुरू किया था, तो उसने कहा था कि सही टाइम क्या था, उसने कहा था कि मैंने बड़ा लेट शुरू किया। एक और से इसी तरह की बात थी, अलग सेक्टर का पर्सन था, शायद टेक्निकल इससे रिलेटेड था, कि 2-3 कॉमन बता रहा हूं मैं, 2-3 बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी जिनसे पूछा गया, उन्होंने कहा ये काम मुझे 22 साल से उसने अपनी जरूर शुरू की, उसने कहा मैं भी लेट हो गया, मुझे और पहले करना चाहिए था। तो टाइम की वैल्यू आपको तब समझ आती है जब आप कोई काम शुरू करते हो और आप वो सक्सेस की तरफ जा रहा होता है, तो आपको लगता है यार ये मैं 5 साल पहले कर लेता, क्या पता मैं इसको इस जर्नी को पहले शुरू कर लेता। भाई कभी भी तो पहला स्टेप उठाना पड़ेगा, तो पहला स्टेप सबसे टफ स्टेप होता है लाइफ का। पहला स्टेप उठाने के बाद चीजें अपनी सिंपल होती चली जाती हैं, और आपके अंदर उसे जूझने की क्षमता है कि नहीं। अब आरोहण पे कुछ काम होता है, मैं 1 बजे भी कुछ वर्क कर रहा हूं तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि क्या पता इतने बच्चों को कुछ बेनिफिट मिल जाए। टेस्ट सीरीज में काम चल रहा होता है, कई बच्चे मुझे 1 बजे क्वेरी भेजते हैं, कई पर्सनल प्रॉब्लम भेजते हैं, कई अपनी फैमिली की प्रॉब्लम भेजते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है रिजॉल्व कर पाए उसको जहां तक मेरी क्षमता हो। जी सर। तो सर और कुछ ऐसी बातें जिससे बच्चे मोटिवेट हों या कुछ उनको ऐसा लगे कि हाँ ये मेरे लिए यूजफुल होगी। जो आपका टारगेट है, देखो लाइफ में जो आपको करना है, जी सर, वो अगर गोल क्लियर है, वो अपने आप में सबसे बड़ा मोटिवेशन है। कोई मोटिवेशन का वीडियो आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। वो फर्जी मोटिवेशन, 2 मिनट का मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप 2 चम्मच खा लें और आप हमेशा चाबी घूम गई। वो खिलौने वाले जो बंदर आते थे कि आप नाच रहे हैं फिर उस पर। मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो घोल के पिला दी जाए किसी को। भाई मेरा मोटिवेशन क्या है, मैं तो नहीं मोटिवेशनल वीडियो देखता, मुझे मेरी क्लास सबसे बड़ा मोटिवेशन है। मुझे पता है कि कल मुझे क्लास लेनी है, मुझे क्लास में ये चीजें पढ़ानी में लगातार मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, हाल फिलहाल में ये पैटर्न बदला है, बस वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरा। तो आपका गोल इतना क्लियर होना चाहिए कि उसमें और कोई चीज की जगह ही ना हो। आप उसमें इतना एंगेज रहेंगे, उसमें ही इतना एक्सप्लोर करने के लिए है कि माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, आप उसी काम में लगे रहेंगे। अब मुझे कल क्लास लेनी है, मैं मूवी थोड़ी मेरे दिमाग में आएगी मुझे मूवी देख लूं। मुझे अपने काम में मैं इतना ज्यादा एंगेज हूं कि मुझे और बिल्कुल दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है ना, मुझे कोई मैं एंजॉय करता हूं उस चीज को। बिल्कुल सीधा सीधा गोल है, ये मेरा काम है, ये मुझे करना है, इसमें जितना मैं सोच सकता हूँ सारे डायमेंशन वो मैं करूँ। और सर जैसे कुछ बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनका ये पेपर नहीं निकला तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, दूसरे पे फोकस करने लगते हैं, दूसरा भी नहीं निकला। कुछ ऐसे होते हैं कि वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं, पर कुछ होते हैं कि वहीं रुक जाते हैं, फंस जाते हैं। उनके लिए कुछ एक बात मैं इसमें दीपक ये ऐड करना चाहता हूँ, बहुत जल्दी सक्सेस मिलना कई बार बहुत डिजास्टर्स होता है। जी सर। जैसे किसी व्यक्ति को, मान लो अकेला बच्चा है, पेरेंट्स अच्छा अर्न कर रहे हैं, बचपन में उसने कोई 10,000 रुपए की कार मांगी, लाके मिल गई, अच्छे जीन्स, बढ़िया मोबाइल, वो मिल गया। जब वो बच्चा, उसको सब चीजें पूरी होती गई है, अब जब वो स्ट्रगल में उतरता है, पहली बार स्ट्रगल क्या मतलब, मैं 2 ही चीजें मानता हूँ, या तो सक्सेस होता है, लर्निंग होती है, फेल्योर तो मैं नहीं मानता, ये मैं बहुत पहले से इस बात को बोलता हूँ। तो उसने पहला फेल्योर देखा, वो पचा ही नहीं पाया कि जो उसने मांगा सब डिमांड पूरी होती चली गई। अब कंपटीशन में तो नहीं है ना, आप जिद कर लोगे, रोने लग जाओगे, आपको जॉब दे देगी यूपीएससी, तो वो संभाल नहीं पाता। तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है बच्चों को थोड़ा फ्री छोड़ें, उनको कहीं कहीं गिरना सिखाएं भी। सिर्फ आप सर पे चढ़ाओ उठाओ जरूरी नहीं है, उसको कहीं कहीं गिरना भी संभलना चाहिए, वहां पर उसको कहो खुद उठे। फॉर्म भर रहा है, पेपर देने जा रहा है, साथ में पेरेंट्स भी जा रहे हैं, एक बोतल लटका है, एक बस्ता पकड़े,
जब वो पेपर देने जा रहा है, छोड़ो उसको, थोड़ा फ्री छोड़ो, उसको बताओ कि दुनिया हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, दुनिया अपने हिसाब से चलेगी, तुम्हें उसमें एडजस्ट होना है, दुनिया को तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट नहीं होना। लोग दुनिया को बदलने निकल पड़ते हैं, दुनिया को आप नहीं बदल सकते, आप अपने आप को बदलिए। आपकी फ्रिक्वेंसी कहां पर मैच हो रही है, आप किन चीजों को एक्सेप्ट करोगे, किन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, सारे एग्जाम्पल दुनिया में मौजूद हैं। आपको किससे सिंक करना है, आपको किससे जोड़ना है। तो कुछ फेल्योर, छोटे छोटे फेल्योर आना जरूरी है जो आपको मजबूत करें बड़े फेल्योर को झेलने में। हमेशा सक्सेस मिलेगी, एक फेल्योर आप झेल नहीं पाओगे, बच्चा परेशान हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी बच्चे को थोड़ा फ्री छोड़ें और हर जगह उसको उंगली मत पकड़ें, मॉनिटर करें, नजर पूरी रखें, पर उसको थोड़ा स्पेस दें। चलिए फिर खत्म करते हैं यहीं पे अपना आज का बात। और अगर कोई बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सौरभ सर से, ठीक है सर? वीडियो ज्यादा लंबा तो नहीं बन गया है ये? नहीं नहीं